लाइव पे आया क्या? हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। ठीक है, तो दिस क्लास 6 लेक्चर 6 है। एसएसटी का सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। सीटेट वालों के लिए इस पर स्लाइड फोकस्ड क्लास है। इसमें हम लोग जो है पेपर 2 में जो एसएसटी का आएगा वो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 चैप्टर हो गया। छठवां चैप्टर जो है वो अर्ली स्टेज नाम से है, क्योंकि सिलेबस तो यार देखो भाई एनसीईआरटी वाला ही है, लेकिन हम लोग चलते जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने पैलियोलिथिक न्यूलिथिक वाला पढ़ाया, उसके बाद मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया, उसके बाद मैंने वैदिक पीरियड वाला पढ़ाया, और उसके बाद हम लोग महाजनपद वाला ये चैप्टर आज हम लोग देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी भी थोड़ा सा इसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको एसएसटी मेरे ख्याल से मैं करवा दूंगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लेक्चर ये सब सुनते रहना ईमानदारी से और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप याद कर लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप परेशान होगे कि ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, ये नोट्स पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, और कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इतना समय भी नहीं है और ना उतने की ज़रूरत है। जितने की ज़रूरत है मैं उतना आपको बता दूंगा कि इतना पढ़ लो बाबू, इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इतना पढ़ लो आप, इतने से आपका काम हो जाने वाला है। इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो, महाजनपद की बात जहां भी आएगी, महाजनपद का आप थोड़ा सा जान लो कि ये पूरा सेक्शन आपका महाजनपद के हिसाब से के आगे के उस पर चलने वाला है। महाजनपद की कहानी किस तरीके से आई, किस तरीके से इवॉल्व हुई, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं कि महाजनपद वर्ड्स आप सुनोगे और 16 महाजनपद थे सुनोगे, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, हम लोग हंटर गैदरर थे, पेड़ों से जो है फल पत्ती फ्रूट तोड़ के खा लेते थे। पैलियोलिथिक एज में ये हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, मौसम बदला, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो क्लाइमेट चेंज हुआ तो वो जमीन की बर्फ पिघल गई और जमीन उपजाऊ हो गई, खेती के लिए उपजाऊ हो गई, जानवरों को पालने के लिए उपजाऊ हो गई। तो हम लोग नियोलिथिक पीरियड में, मीजोलिथिक जो है ट्रांजिशन पीरियड है, पैलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक, नियोलिथिक में हम लोग एंटर कर गए। नियोलिथिक में पहिए का आविष्कार हो गया, आग जलाना हम लोग सीख गए, पत्थर के हथियार बनाना हम लोग सीख गए। उसके बाद आया चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक में हम लोग ने कॉपर और टिन का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, और उसी टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आ गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग ने अलग अलग सेटलमेंट बनाए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और तमाम जगह की चौहनदारो, इस तरीके के सेटलमेंट्स बनाए। ये बात हो रही थी करीब 1700 से पहले की, बीसी की, 1700 पहले से बीसी की। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा जो है ट्रांजिशन पीरियड आया, फिर आया वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड जहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आए, और समाज में बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। एग्रीकल्चर हम लोग करते थे, कोई राजा वगैरह नहीं था, छोटे छोटे जो है गांव थे, कबीले थे, जिसको कहते थे जना, जनपद के हिसाब से उनको नाम होता है। जो जनपद आप सुनते हो ना, ये तब का निकला हुआ है, जब जना और जनपद, ये वैदिक पीरियड का टाइम है। वैदिक पीरियड चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर लोहे की खोज हो गई। लोहे की जब खोज हुई तो लोहे ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया लोगों को संगठित करने का, इकट्ठा करने का, क्योंकि आप संगठित इकट्ठा तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद यूज क्या करोगे। तो लोहे की खोज के बाद से क्या हुआ, हल बन गया, लोहे के हल बन गए। उससे क्या है, एग्रीकल्चर और ज्यादा रोबस्ट हो गया। एग्रीकल्चर रोबस्ट हुआ तो जो जमीन थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रही थी अब ज्यादा प्रोड्यूस करने लगी। जब ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो वो सामान को रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए। ठीक है, सामान को रखने के लिए फैक्ट्रीज बनने लगी, सेटलमेंट्स बनने लगे, जगह जगह पे उसको स्टोर करने की जगह बनने लगी। एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगे, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगे तो कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए, कुछ पावरफुल हो गए और कुछ जो है कम पावरफुल हो गए। जो सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ वो बन गया राजा। तो जो ये उस टाइम की बात है जब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था, लोहे की खोज हो गई थी, और लेटर वैदिक पीरियड के बाद की बात है। छोटे छोटे किंगडम आ गए थे, छोटे छोटे किंगडम जो है उस टाइम पे बनने लगे थे। जैसे कि आप भारत का नक्शा इस वक्त देखोगे अपने स्क्रीन पे, ठीक है, ये करीब करीब बात है 500 बीसी की, 1000 बीसी के आसपास आपका आयरन ओर की खोज हो गई थी, आयरन ओर की खोज हो गई थी। और लेटर वैदिक पीरियड जो है करीब 1000 बीसी से चालू हो गया था 600 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद महाजनपद का टाइम। महाजनपद क्या है, ऐसे जो छोटे छोटे जनपद थे, छोटे छोटे जनपद जब बड़े हो गए तो उनको कहने लगे महाजनपद।
ठीक है। तो महाजनपद में आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कि बस इतनी कहानी अगर आप आपके दिमाग पे क्लियर है तो आपको परेशानी बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आपने अब आप देख लो जो इंपॉर्टेंट जनपद है ना, वो इसमें आपको दिख जाएंगे कौन कौन से जनपद है। जैसे कि अवंती एक इंपॉर्टेंट जनपद है जिसके बारे में क्वेश्चन आता है। देखो ये जो गंगा है ना, ये इस तरीके से गंगा गई, ठीक है, और इधर में जो है इंडस वैली आई है, ये ऊपर से जो है इंडस रिवर बही है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो यहाँ पे पनपी थी। लेकिन उसके बाद की जो भी कहानी चली है भारत में, उसके बाद की जो भी कहानी चली है वो इस दिशा में चली है। इस दिशा में जो गंगा रिवर बहती है, जो भी सभ्यताएं हमारी डेवलप हुई वो इस दिशा में डेवलप हुई, और ये इसी एरिया में ही जनपद वगैरह 10 ये जो महाजनपद हैं ये इवॉल्व हुए। इसी के बाद जो है जो मौर्य एम्पायर साम्राज्य जो इस्टेब्लिश हुआ ना, वो भी इसी एरिया में इस्टेब्लिश हुआ था। गुप्ता एम्पायर भी इसी तरीके से, जो उसका कोर रहा है ना, जिसको कहते हैं ना गंगा की सभ्यता संस्कृति जो हमारी निकली है ना, वो गंगा इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि इसने सदियों सालों से जो है हमारे लोगों को पाला है, और एक बहुत ही उपजाऊ जमीन दी जहां पे लोगों ने अपना सेटलमेंट्स बनाया, राज निकले और बड़े बड़े साम्राज्य कायम हुए, ठीक है। अब आप देखो जो इंपॉर्टेंट जनपद थे, जैसे कि मत्स्य जनपद हो गया, वत्स जनपद हो गया, कोसला जनपद हो गया, मल्ला हो गया, विज्जी हो गया, ठीक है, काशी हो गया, पांचाल जनपद हो गया, कुरु जो दिल्ली की बात होती है, कुरु जनपद हो गया, ये मालवा के रीजन में, अवंती हो गया जो इस टाइम पे, ये देखिए यहां से नर्मदा जाती है, अवंती यहां पे हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट जनपद हैं ये आप याद रखना पड़ेगा। अच्छा, याद रखने के लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूं, एक छोटा सा वो है, ये देखो बाबू, ये आप लोग अगर देख रहे हो ना तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि जनपद के नाम, महाजनपद के नाम, उनके कैपिटल और अभी उनकी लोकेशन क्या है। अगर इतना आप याद कर ले जाते हो मोटा मोटी, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। आप बाकियों से, बाकी 90% आबादी से आप आगे हो, 90 क्या 95% आबादी से आप आगे हो अगर आपने सिर्फ इतना याद कर लिया। इस चार्ट को अगर आपने याद कर लिया तो इस चैप्टर में आप बाकी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उससे 95% लोगों से आप आगे हो। कि अंगा का कैपिटल क्या थी, मगधा की कैपिटल क्या थी, काशी की कैपिटल क्या थी, अभी कहां पे है, बनारस में। काशी सोचो कितने समय पुराना है, जो आज हम लोग बनारस की बात करते हैं। वत्स जो कौशाम्बी है, ये अभी इस टाइम पे इलाहाबाद जो प्रयागराज बन गया। कोसला, कोसला यानी श्रावस्ती, ये कहां पे है, ईस्टर्न यूपी में है, ठीक है। सुरसेना, इसकी कैपिटल क्या थी, मथुरा, इसका अभी भी मथुरा में ही है। पांचाल, पांचाल जो है ये अभी वेस्टर्न यूपी में है, ठीक है। कुरु राज्य कहाँ है, इंद्रप्रस्थ, जो अभी मेरठ और दिल्ली के आसपास का एरिया है वो कुरु राज हुआ करता था। इसके बाद आप मत्स्य है, ये कहां पे था, इस टाइम में जो जयपुर है इसका उस टाइम पे जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, विराटनगर था। चेडी, चेडी का मतलब क्या था, बांदा, बुंदेलखंड में। अवंती, अवंती कहां था, का कैपिटल जो है उज्जैन था, ये एमपी इसकी राजधानी थी। गांधार एक इंपॉर्टेंट जो है वो था, महाजनपद का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जिसका तो उस टाइम पे तक्षशिला, तक्षशिला जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी ये गांधार। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी आप पढ़ोगे बाद में, तक्षशिला में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी उसको भी पढ़ोगे। गांधार इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि गांधार कहीं ना कहीं जब आप मैप देखोगे ना तो सिल्क रूट पे पड़ता है, जो पूरब को पश्चिम से जोड़ता था। पूरब में क्या पड़ गया, चाइना पड़ गया, पश्चिम में क्या पड़ गया, ईरान, पर्शिया, मेसोपोटामियन सारी सिविलाइजेशन पड़ गई। तो जो सिल्क रूट यूं गया हुआ है पूरा दुनिया के इस कोने से उस कोने तक, जो एशिया में, वो उसमें कहीं ना कहीं गांधार पड़ता था। तो गांधार एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जहां पे दुनिया भर के व्यापारी आते थे, गुजरते थे, सिल्क रूट से होके जाते थे, अलग अलग सभ्यताओं का एक समागम था गांधार। उसके बाद है काम्बोज, काम्बोज कहाँ है, उसका हेड क्या, उसका कैपिटल क्या था, पोंचा, जो इस टाइम पे कहाँ पे है, कश्मीर में। अस्मका, ठीक है, बैंक ऑफ गोदावरी। वज्जी, वज्जी आप अक्सर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वज्जी इसको याद रखना है। वैशाली इसका कैपिटल था और अभी भी ये वैशाली पटना बिहार में स्थित है। इसके अलावा एक जगह थी मल्ला, मल्ला जो है कुशीनगर में इसका हेड था
और ये जो फिलहाल में देवरिया यूपी में। अगर ये आपने इतना याद कर लिया, मेरे ख्याल से आपको इस पूरे चैप्टर में 95% आबादी से आप आगे हो। देखो अब ऑब्वियस सी बात है यार, देखो जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है, जिसने हिस्ट्री पढ़ा है, पिया है घोट घोट के, तो वो तो आपको ज्यादा जानेगा। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि सीटेट के एग्जाम से लड़ाई है, हमारी पीएचडी करने की आइडिया नहीं है, पीएचडी करने की ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरा क्या काम है कि आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन से मैक्सिमम आउटपुट निकाल के दिया जाए। इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को देखना कि क्या हमारे क्वेश्चंस लग पा रहे हैं। अगर लग पा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत समस्याएं आ रही है, और मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको अंडरस्टैंडिंग भी दे दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, और तुक्के मारी नहीं करनी है यार। देखो दोस्तों, हिस्ट्री के सेक्शन में आप तुक्के मारी बिल्कुल मत करना अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि 99% तुक्का जो है गलत ही होता है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। एंशिएंट हिस्ट्री में खासकर आप तुक्के मारी से बचो, दूर रहो, क्योंकि वो आपको डुबो देगा। बाकी सेक्शन में जहां तुक्के मारी करना होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यहां पे तुक्के मत करना। आइए पहला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेंट्रल फिगर ऑफ अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ एक इंपॉर्टेंट टाइप का यज्ञ होता था, जो कौन परफॉर्म करता था? जो प्रिंस परफॉर्म करता था राजा बनने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता था? घोड़े दौड़ाए जाते थे, चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ा दिए। किसी ने अगर रोका उस घोड़े को, ठीक है, तो वो यानी कि उसके जो अथॉरिटी है जिसने घोड़े दौड़ाए हैं उसको चैलेंज कर रहा है। अब मान लो किसी ने नहीं रोका, तो जितने दूर तक घोड़े दौड़ते चले गए वो उतना उसका राज हो गया, उसका साम्राज्य हो गया। ये उस टाइम का एक तरीका था अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने का। जो राजा होते थे वो समय समय पे अश्वमेघ यज्ञ जो है करते थे, अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, देखो हमारे घोड़े यहाँ से वहां तक चलते हैं, किसी की औकात नहीं है कि हमारे घोड़ों को रोक दे। या हम जैसे कि ना मेरा सिक्का चलता है, मेरा सिक्का चलता है, क्या मतलब है कि मेरा साम्राज्य वहां तक है, कोई मेरे को रोक नहीं सकता है वहां तक। मैं चाहे रथ ले जाऊं, चाहे घोड़ा दौड़ाऊं, चाहे कुछ भी करूं। ठीक है, तो ये कौन थे? ये राजा लोग करते थे। अश्वमेघ यज्ञ जो है रानी नहीं करती थी, लोग नहीं करते थे, मर्चेंट नहीं करते थे, मिनिस्टर नहीं करते थे, ये राजा के लिए ही ये यज्ञ वो था, मतलब फिक्स्ड था, ये और कोई नहीं कर सकता था। क्वेश्चन क्या है? इन विच वे आर द प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वे द रूलर वेयर चूजन इन जनपदा। जैसे क्या है कि कुछ जगहों पे, कुछ राज्य में जो है राजा जो है जो पावरफुल होता था वो चुना जाता था, और कुछ राज्यों में चुनाव भी होता था। चुनाव भी ऐसा, मतलब कि उस टाइम के माध्यम से, उस टाइम और इस टाइम में ये फर्क है कि उस टाइम में जो है कुछ, जैसे कि जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब चुना जाना। जैसे भारत जो है इस वक्त रिपब्लिक है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या, जो हमारा प्रधानमंत्री है ना, उसका कोई ऐसा नहीं कि उसके बाप भी राजा थे, बेटा राजा है, उसका बेटा भी राजा होगा। तो राजशाही तो चल नहीं रही है, एरिस्टोक्रेसी नहीं चल रही है, ठीक है, या मोनार्की नहीं चल रही। जो मोनार्की का अपोजिट होता है ना, आपने सुना होगा मोनार्की। मोनार्की का जो अपोजिट है ना उसको कहते हैं रिपब्लिक। तो कुछ महाजनपद जो थे उसमें कुछ जगह पे जो है मोनार्की था, जो राजा चुना जाता था, और राजा का जो है बेटा भी राजा ही होता था, ठीक है। जैसे कि बिंदुसारा है, उसका लड़का अजातशत्रु, वो भी राजा बना, ठीक है। तो लेकिन कुछ जगह पे ऐसा था, जैसे वज्जी नाम का जो आपका महाजनपद है, वहां पे प्रॉपर रिपब्लिक था, एक तरीके से चुनाव होता था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे चुनाव और आज के चुनाव में क्या फर्क है। तो उसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 2। अश्वमेघ यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले शासक को जनपद के शासक के रूप में मान्यता दी जाती थी, जबकि हमारे चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था है। यानी कि आज के टाइम पे मोदी जी का घोड़ा उड़ा तो दौड़ता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पेपर में बताया कि जिसका घोड़ा दौड़ गया वही राजा हो जाता था। तो सबसे मेन जो डिफरेंस है यार, देखो अब आज की डेमोक्रेसी अलग है, उस टाइम की डेमोक्रेसी 2000 साल पहले, सोचो आप 2000 साल कहाँ, करीब 2500 साल पहले की बात हो रही है, 2500 साल पहले। तो हालात उस वक्त बहुत डिफरेंट थे। उस टाइम पे भी अगर कोई चुनाव की बात कर लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से उस टाइम के चुनाव हमारे चुनाव से थोड़ा अलग हुआ करते थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेटलमेंट्स इन महाजनपद कंसिस्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज इन इंडिया।
ठीक है, जो लोहे का जो खोज हुई जनपदों में बस्तियां भारत के प्रतीक युग की शुरुआत से के साथ मेल खाती हैं। प्रतीक युग नहीं, आयरन एज, जो लोहे का खोज है उसके साथ मेल खाती हैं। प्लेट और कटोरे सबसे आम थे और चित्रित भूरे बर्तन बने होते थे। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं यार। देखो, जनपद कब बनेगा, बड़ा जनपद कब बनेगा, जब राजा होगा, आर्मी होगी। आर्मी के पास क्या चाहिए, हथियार चाहिए। हथियार क्या होते हैं, लोहा चाहिए। लोहे की खोज से ही सब कुछ शुरू हुआ है। जिसके अगर लोहा नहीं था, तलवार नहीं थी, लोहा नहीं था, भाले नहीं थे, लोहा नहीं था, ढाल नहीं थी। ठीक है, तो लोहे की खोज एक मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा है और वहीं से जनपदों की कहानी चालू हुई है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू ऑप्शन रिगार्डिंग दिस आयरन थिंग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु पेड टैक्सेस टू द रूलर ऑफ महाजनपद। देखो, जनपद है, बड़ा जनपद है, तो अधिकारी भी होंगे। अधिकारी है तो उनको पैसा देने के लिए सैलरी भी चाहिए। सरकारी आदमी है, उसको सैलरी कहां से दी जाएगी, कर लगा के, टैक्स लगा के दिया जाएगा। तो कर लगाया जाता था। महाजनपदों में टैक्सेशन का सिस्टम था, टैक्स, और कई अलग अलग तरीके के टैक्स थे। जैसे इसको एक होता था बलि, एक सदका। ठीक है, अलग अलग तरीके के टैक्स इस टाइम पे लगाए जाते थे। एक टैक्स होता था जाति, अलग अलग तरीके के टैक्स। एक लगाया जाता था भागा, भागा, भोगा, अलग अलग तरीके के नाम होते थे, टैक्स होते थे। आपको बहुत सारे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो टैक्स लगता था, सब पे लगता था, और 1/6 लगता था। कितना भी आपने प्रोड्यूस किया उसका 1/6, जैसे 100 किलो, आप 6 किलो आपने प्रोड्यूस किया अनाज, उसमें से 1 किलो आप राजा को दे दो, 5 किलो आप रख सकते थे। अंग्रेजों का मैं बताऊं आपको, आप देखिए फर्क देखिए, उस टाइम पे 2500 साल पहले जो टैक्स लगता था वो 1/6 लगता था। और आपको पता है लगान जो दी जाती थी, लगान कितनी दी जाती थी, 10/11। अगर आपने 11 किलो अनाज उगाया तो 10 किलो आप अंग्रेजों को दे देते थे और 1 किलो आपके पास बचता था। इस तरीके से लूट हुई है। जो आजकल आप रील्स में देखते हैं ना, इंस्टाग्राम पे सजे सजाए लंदन शहर दिख रहे हैं, वो पैसा कहाँ से गया है, वो पैसा यहाँ से गया है, हमारे खेतों से वो पैसा गया है, तब जाके उनकी गलियाँ, उनकी सड़कें और उनका पार्लियामेंट तक बना हुआ है। हमारे पैसों से, भारत से बना हुआ है वो पैसा। क्यों? क्योंकि हम 11 किलो अनाज उगाते थे, उसमें से 10 किलो अनाज हम लोग अंग्रेजों को दे देते थे लगान के तौर पर, और सिर्फ 1 किलो अनाज भूखे किसान के पास रहता था, वो अपना पेट पाल सके, और वो भी सफिशिएंट नहीं होता था। अब कहां से सफिशिएंट होगा? ठीक है, ये फर्क था। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन कौन किसान, कौन कौन जो है टैक्स देता था? फार्मर देते थे, ट्रेडर देते थे, हंटर भी देते थे, सभी लोग टैक्स देते थे। टैक्स देना सबके ऊपर अनिवार्य था, कोई बच नहीं सकता था टैक्स देने के प्रथा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who were the group of the people? कौन वो लोग थे जिनको अलाउड नहीं था पार्टिसिपेट करना असेंबलीज में, वज्जी के। जो असेंबलीज जो होती थी, जहां पे लोग बैठते थे, उन पे वज्जी का जो था एरिया था, वहां पे उनका बैठना अलाउड नहीं था। ठीक है, तो उसमें वुमेन का बैठना नहीं था अलाउड, दासा का अलाउड नहीं था, और कमाकर्स यानी लैंडलेस फार्मर। कमाकर उनको कहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है, फिर भी वो मजदूर हैं, जमीन रहित किसान, उनको कमाकर कहते थे। तो ये 3 सेक्शन जो है, औरतों को, दासों को और कमाकर्स को बैठना वज्जी की सभाओं में, वो सभाएं जो महत्वपूर्ण फैसले लेती थी, उसमें ये इनका बैठना अलाउड नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए एंड बी 2 स्टेटमेंट दे दिया। इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं। महाजनपद के लोग अन्य राजाओं के हमलों से नहीं डरते थे। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। महाजनपद के लोग अन्य लोगों से डरते थे। अगर नहीं डरते होते तो उनके पास सेना नहीं होती, अगर नहीं डरते होते तो उनके पास किले नहीं होते। भाई डर रहे हो तभी तो आपने किले बनाया, डर रहे हो तभी तो आपने सेना रखी। सेना क्यों रखी है भाई? जब चोर ही नहीं है समाज में तो पुलिस होगी कभी, और पुलिस अगर है तो निश्चित सी बात है चोरी होती होगी, तभी पुलिस है। ठीक है, तो डरते थे, तभी जो है ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। कुछ महाजनपदों में भुगतान छिद्र सिक्कों पर उपयोग करके किया जाता। छिद्र सिक्के यानी
पंचमार्क कॉइन, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े या कॉपर के टुकड़े, सोने के टुकड़े, अलग अलग कॉइन्स चलते थे, उसको पंच कर दिया जाता था, छेद मार दिया उसके ऊपर या कोई निशान मार दिया, ठीक है। जो आज के सिक्के हैं ना वो प्रॉपर मिंटेड कॉइन है, मिंटेड कॉइन, उनको मिंट किया गया है, या कहीं किसी खान में या कोई लोहे की जो फैक्ट्रीज हैं या जो अलग अलग मिंटिंग फैक्ट्रीज होती हैं आरबीआई के अंडर में, उसकी मिंटिंग हुई है। लेकिन उस टाइम पे लोहे के टुकड़ों को काट के या कॉपर के टुकड़ों को काट के या सोने के टुकड़ों पे पंच मुहर मार दिया जाता था, तो वो उसको कहते थे पंचमार्क कॉइन। तो वो कुछ महाजनपदों में क्या भुगतान कॉइन्स का भी इस्तेमाल होता था। बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट है कथन एक, जबकि मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था, कंबोज जिसकी राजधानी वैशाली थी एक अलग प्रकार की सरकार के अधीन था जिसके संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है कि मगध एक अलग कैपिटल था, मगध एक अलग कैपिटल था और कंबोज विद इट्स कैपिटल एट वैशाली was under a different form of government। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। All free men over 35 year of age will recognized as the एथेंस। एथेंस की बात हो रही है, एथेंस की बात कर लेना जरूरी। एथेंस जो है ग्रीस की तरफ की बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है। क्योंकि देखो कहाँ से बात हो रही है, क्योंकि भारत में जो है चुनावी प्रक्रिया बहुत पुरानी है, रिपब्लिक बहुत पुराना है, महाजनपदों के टाइम से रिपब्लिक है। तो लोगों ने जो चैप्टर बनाया पढ़ाई की, उन्होंने कहा अच्छा चलो भारत में तो रिपब्लिक था, दुनिया के और कहाँ जगहों पे जो वोटिंग होती थी, चुनाव होता था, तो उनको ऐसी ऐसी जगह मिली जिनका नाम था एथेंस। एथेंस यानी वो उधर ग्रीस की बात हो रही है, ठीक है, यूरोप की बात हो रही है। तो वहां पे भी करीब 2500 साल पहले ईसा पूर्व, यानी 2500 इधर और 2300 तो इधर हो गया, तो 2523 4800 साल पहले वहां पे भी चुनाव होता था। और चुनाव का जो तरीका था, पुरुष जो थे जो 30 साल से ज्यादा के थे वो मिलते थे साल में 40 बार इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बहस करने के लिए, बात करने के लिए और निर्णय लेने के लिए। ये उनके डेमोक्रेसी का तरीका था। तो ये आंसर गलत, ये स्टेटमेंट गलत है, 35 नहीं, आंसर होगा 30। दो स्टेटमेंट फिर से दिए गए हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। महापद्मानंदा वाज द सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ मौर्यन डिनास्टी। ऐसा है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। महापद्मानंदा was the important ruler of नंद डिनास्टी, नॉट अ मौर्यन डिनास्टी। नंद डिनास्टी से कौन नाराज होके भाग गया था? चाणक्य नाराज होके भाग गया था और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया, एक आम बालक को सपोर्ट किया और ऐसी लड़ाइयां कराई, आपस में फूट डलाई कि नंद साम्राज्य पूरा खत्म हो गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण से पंगा नहीं लेना चाहिए। टैक्सेस ऑन द कॉप्स वेयर फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात है, 1/6 टैक्स था। और महाजनपद नंदा में मौर्यन डिनास्टी का नंदा आदमी नहीं था, ये नंदा उससे पहले के थे। नंदा वही लोग हैं जिससे डर के सिकंदर भाग गया था, आगे नहीं बढ़ा था, सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन यूरोपीय इतिहासकार इस चीज को नहीं मानते, वो उसको कहते हैं विश्व विजेता। लेकिन अलेक्जेंडर विश्व विजेता नहीं था, उसने कभी भी नंद को नहीं हराया था, महापद्मानंदा को नहीं हराया था। वो हाथियों के नाम से डर गया था कि इतने ढेर सारे हाथी, उसको पता चला, सुनाई दिया कि नंद के पास 10,000 हाथियों की सेना है। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ी अतिशयोक्ति भी थी, तो कुछ राइटर कहते हैं 1 लाख हाथी भी थे उसके पास। ठीक है, लेकिन 1 लाख हाथी रखना संभव नहीं है। तो जब उसको पता चला तो उसकी सेना बिल्कुल उत्साहित नहीं हो गई। अधिकतर आप ये सुनेंगे कि सिकंदर इसलिए वापस चला गया क्योंकि उसकी सेना थक गई थी। सेना तो थकी थी, लेकिन उसको ये बात पता था कि वो आगे बढ़े। वो जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर था, वो मोटिवेट करता तो लोग आगे बढ़ जाते, हो सकता है, लेकिन लोग आगे नहीं बढ़े क्योंकि उसको पता था बढ़ेगा तो ये कुचल देगा। इसलिए सिकंदर कभी भी पूरा विश्व का विजेता नहीं था, छोटे से टुकड़े का विजेता था। लेकिन अब क्या है कि यूरोप के इतिहासकार को ये बताना है कि हमारा आदमी दुनिया जीत चुका है, तुम कुछ नहीं हो, भारतीय जो है निम्न स्तर के हैं। ऐसा नहीं है, सिकंदर भाग गया था इससे डर के। लेकिन ये इतिहास के पन्नों में आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या है, जो इतिहास को लिखा गया है वो भी तो किसी आदमी नहीं लिखा है ना। अब हर इंसान का हित होता है। मैं जिसका हित देखूंगा कि अगर मेरा इसके बारे में फायदा करके इसके बारे में लिख के फायदा हो रहा है तो मैं उसके अनुरूप लिख दूंगा। अधिकतर इतिहासकार किसी न किसी के शरण में थे,
तो जिसके शरण में है उसका ही बहुत बढ़िया उसकी बड़ाई कर दी गई और इतिहास के पन्नों में वो चीज़ दर्ज हो गई और वो जो है हमको उसी तौर पे मिल गया। इतिहासकार ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल और सच्चे थे, अगर सच्चे होते तो कुचला दिया गए होते, ये भी बात सही है। ठीक है, महिष्मति वॉज द कैपिटल ऑफ अवंती। अवंती का कैपिटल क्या था? महिष्मति था। बात बिल्कुल सही है। चंद्र प्रद्योता वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ अवंती। बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। अवंती जो है 2 पार्ट में बटा हुआ था, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ कैपिटल ऑफ अवंती वाज उज्जैन। उज्जैन जो है अवंती का कैपिटल था। सारी बातें निश्चित है। देखो थोड़ी देर पहले मैं आपको एक चर्चा कर रहा था एक उसकी कि मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले दिखा रखा था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप जो है वो जो मैंने सेक्शन दिखाया था कि 16 महाजनपद हैं, उसके अगर आप सिर्फ कैपिटल याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपने उसका सिर्फ कैपिटल याद किया होता ना, अवंती का कैपिटल क्या है, आपका काम इसका आंसर में भी हो जाता। ठीक है, वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन मैंने बताया शुरुआत में चैप्टर के, वो सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला सवाल देखते हैं। द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कोसाला। कोसाला का बहुत इंपॉर्टेंट मजबूत किंग सुजाता था। नहीं, बात गलत है। सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ वत्सा। वत्सा का कैपिटल सुक्तिमती था। और अश्मका वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बिल्कुल ही फैक्चुअल स्टेटमेंट हैं और तीनों ही इनकरेक्ट। तीनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आपको इसकी राजधानी पता हो, वर्षा की राजधानी पता हो, तो आप इसका आंसर बिल्कुल ही सीधे तौर पे निकाल लेंगे, क्योंकि बी गलत है। बी इज इनकरेक्ट। बी जो है, तो आपको अगर कैपिटल पता है ना, आपका काम काफी हद तक हो जाएगा। अगला देखते हैं। कंभुज फॉलोड द रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, कंभुज में रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन था। पंचाल महाजनपद was located in the रोहेलखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल दोब। ऐसा बात सही है। पंचाल जो है कहां पे स्थित था? सेंट्रल दोब के हिस्से में स्थित था। जबकि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों देखो, दोनों ही मैप मैंने आपको दिखा दिया था। प्रेजेंट आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट जो है किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। जो सेक्शन की मैं बात कर रहा था, खुल नहीं पा रहा है थोड़ा सा। मैं सैमसंग नोट्स में वो मैंने डाला हुआ था। ये देखिए, ये है, दिख गया मेरे को सैमसंग नोट्स। ये देखिए आप, ये इसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, आपको महाजनपदों का नाम याद होना यार बहुत जरूरी है ना। नाम याद होना, उसका कैपिटल याद होना। काशी है, मगधा है, वत्सा है, वज्जी है, पांचाल है। पांचाल का क्या है? काम्पिल्य जो यूपी में है। अब देखो, पांचाल के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात की हुई है। ठीक है, तो अगर आपको पता है, अगर आपको वो चीजें पता हुआ है, तो आपको बहुत आसानी से काम हो जाएगा। देखो सवाल क्या पूछा था? पंचाल महाजनपद लोकेटेड कहां है? रोहेलखंड और पार्ट ऑफ सेंट्रल दोब के हिस्से में। ठीक है, अभी आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इसको किया जा सकता था। पांचाल देखिए, वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी कहां है? सेंट्रल दोब का हिस्सा है, रोहेलखंड का हिस्सा है। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अगर वो लिस्ट आपने याद कर ली है ना, तो आपको बहुत ढेर सारा काम आपका, आप ये समझ लो, मैं बार बार कह रहा हूं ना, 95% लोगों से आप आगे हो, अगर उससे उतना आपने याद कर लिया। टैक्सेस ऑन द कॉप्स ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड वाज नोन एज भागा। बिल्कुल सही बात, भागा, बली, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही था। हंटर एंड गैदर वर नॉट टैक्स पेयर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हंटिंग करते थे वो भी टैक्स कर देते थे, जो कुछ इकट्ठा करते थे वो भी। सिर्फ फार्मर के ऊपर टैक्स नहीं लगाता, हर वो आदमी जो रह रहा है साम्राज्य में उसको टैक्स देना है। फ्री फंड में तो आप रहोगे नहीं, और 1/6 देना ही देना है, भागा आपको देना ही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है, अंग्रेजों के टाइम का भी मैंने जिक्र करके मैंने आपको बता दिया है ये क्या मामला है। ठीक है, वसाकर की बात हो रही है, किसका मंत्री था? वसाकर जो है मंत्री था अजातशत्रु का। अजातशत्रु को ये कहते हैं कि ये जो वसाकर है, ये आदमी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अजातशत्रु को ये कहते हैं, इसने अपने मंत्री को भेजा था बुद्ध के पास में, ये पूछने के लिए कि नंद लोग को कैसे हराएं। ठीक है, और इसी आदमी को भेजा था बुद्धा के पास कि
कि जाके पूछ के आओ कि किस तरीके से हम जो है हरा सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है मगध के बारे में। मगध एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मगध का जो है मामला क्या है, थोड़ा आप मैप देख लो तो आपको बेहतर समझ आएगा कि मगध क्यों इंपॉर्टेंट है। और मगध ये आप देखो, ये आपके सामने 10 जनपद का जो है मैप लगा हुआ है, और इसमें आप जब यहां देखेंगे ना तो ये मगध है, काफी सेंटर में है मगध, नीचे से बिल्कुल बचा हुआ है। एक तरफ से गंगा बहती है ऊपर में, और गंगा के नीचे में मगध था। मगध का कैपिटल जो था वो राजगृह था, ठीक है, राजगीर था, ठीक है। और मगध की अच्छाई ये थी कि मगध के पास बहुत ढेर सारा लोहा था उस टाइम पे, जो इनकी जमीनों में इनके पास आयरन ओर का बहुत ढेर सारा भंडार था। ये नेचुरली इनका जो कैपिटल था वो ऐसी जगह राजगृह ऐसी जगह पे स्थित था जहाँ पे 3 तरफ से पानी था, ताकि कोई अटैक ना कर सके, सिर्फ इनको एक तरफ से अपना बचाव करना था, ठीक है। तो लोकेशन इनकी बहुत मजबूत थी, इसलिए भविष्य में ना मगध एक बहुत बड़े एम्पायर के तौर के ऊपर इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन कुछ पूछा है, मेरे ख्याल से इतनी हिस्ट्री के साथ अगर आप पढ़ोगे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पाटलिपुत्र वाज द नेचुरल बैरियर लाइक रिवर एंड हिल अराउंड इट। बिल्कुल सही बात है, पाटलिपुत्र जो है एक नेचुरल बैरियर की तरह था। आयरन ओर वगैरह थे वहां पे, काफी आयरन ओर थे राजगीर में, जो इसका कैपिटल था। और महापद्मानंदा वाज एन इंपॉर्टेंट रूलर। महापद्मानंदा एक इंपॉर्टेंट रूलर था। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर से एथेंस की बात आ गई, सवाल एथेंस के ऊपर है। यार देखो बहुत मामूली सा एथेंस वाला, रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों पढ़ना है आपको एथेंस के बारे में, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं किसी तौर पे डेमोक्रेसी थी, चुनाव होता था, 30 साल के लोग से ज्यादा के लोग इकट्ठा होते थे और 40 सब प्रश्नों के ऊपर पर ईयर डिस्कस करते थे। वो 40 मुख्य इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर समय समय पे वो लोग इकट्ठा होते थे, वोटिंग वगैरह करते थे उस टाइम पे। तो क्या था सवाल, क्या है, 39 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्वतंत्र पुरुषों का पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता दी गई थी। नहीं, 39 नहीं है और 39 नहीं है, 30 ईयर ऑफ एज है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑल सिटीजन असेंबल्ड एटलीस्ट 40 टाइम, 40 बार मिलते थे साल में और मुख्य मामलों में निर्णय लेते थे, तो बी ऑप्शन सही हो गया और ए गलत हो गया। ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ठीक है। आसान सा सवाल था, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं। अगले सवाल पर देखते हैं, अधिकांश महाजनपद किलेबंद क्यों थे? महाजनपद जो है किलेबंद क्यों थे? ऑब्वियस ही बात है, महाजनपद इसलिए किलेबंद थे क्योंकि उनको डर था कि कोई और जनपद का वहां पे कोई और महाजनपद का उनपे लड़ाई ना कर दे, अटैक ना कर दे, इसलिए जनपद जो है किले वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो इसका क्या है कि शासक हमले से डरते थे, यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी सुरक्षा हो, इसलिए वो लोग किलाबंदी करते थे। भविष्य में भी लोगों ने किला इसीलिए बनाया ताकि वो अपनी सुरक्षा चाहते थे। सोचिए ये सवाल, इतना चिल्लर सा सवाल पूछा गया है सीटेट में। ये सारे सवाल जो आप देख रहे हैं ये सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ टैक्स बिकम मोस्ट प्रोमिनेंट, टैक्स सिस्टम जो है किसके पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वैदिक टाइम पे और हड़प्पन टाइम पे कोई टैक्स का वो नहीं मिलता है कि टैक्स इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो सकता है टैक्स किया जाता हो, लेकिन आज तक आपको हो सकता है पता हो या नहीं पता हो, आप जान जाइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने टेक्स्ट हम लोग को मिले, जितने लेख मिले हैं, वो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, वो डिसिफर नहीं हुए, उनको आज तक हम लोग संभाल के रखे हुए हैं। लेकिन इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को पता नहीं है कि उनका सिस्टम चलता कैसा था, टैक्स लेते थे कि नहीं लेते थे, ये चीज़ पता नहीं है। वैदिक लोग नहीं लेते थे क्योंकि वैदिक लोग बहुत छोटे छोटे समाज में, छोटे छोटे गाँव में बसे हुए थे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते नहीं थे, तो आर्मी की जरूरत नहीं थी। जब आर्मी नहीं है तो टैक्स नहीं है, कि सरकार को चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता है, और सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भैया हम लोग आपस में लड़ मरेंगे तो कोई आदमी राजा बन जाओ, सरकार बन जाओ। अगर हम लोग सोचो, जस्ट इमेजिन लाइक एक यूटोपियन कंडीशन सोचिए जहाँ पे हम ये कसम खा लें या ये अहद कर लें कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, ईमानदार रहेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे। उसी दिन से आपको पता है सरकार की जरूरत जीरो हो जाएगी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप ये कसम खा लें कि हम लोग ईमानदारी से काम, हम बेईमान हैं इसीलिए पुलिस चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर बेईमानी है, इसीलिए जब हमारे अंदर चोर है
तो पुलिस चाहिए। अगर चोर सारे समाज से खत्म हो जाए तो पुलिस की जरूरत नहीं है। अब यही कहते हैं कि पुलिस बढ़ाओ, पुलिस बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो चोर है ना, वो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, वो बड़ी चोरियां करना चाह रहा है। 4 दिन में ही लोग अरबपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। वो कैसे? मेहनत तो करके कर नहीं पाओगे ना, किसी का तो लूटना ही पड़ेगा ना। तो महाजनपद के टाइम से बहुत तगड़ा टैक्सेशन सिस्टम 1/6 आ गया था, लग गया था। थोड़ी देर पहले हम लोग इस चीज का देख ही चुके हैं कि क्या मामला है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? देखिए थोड़ी देर पहले अभी मैंने इसी बारे में चर्चा की है कि लोकेशन जानिए आप, महाजनपदों की कैपिटल, अब महाजनपदों की लोकेशन, जो प्रेजेंट लोकेशन है, मैप, अगर उतना आपने जान लिया तो आपका काम हो जाएगा। लगातार क्वेश्चन देखिए, मैं दिखाता जा रहा हूं, उसी के ऊपर आए हैं, लोकेशन पे आए हैं। तो मगध जो था वो गंगा के पास था, गंगा के ऊपर स्थित था, गंगा के नॉर्थ नहीं साउथ में था, नीचे की तरफ में स्थित है। कि नॉर्थ में तो आप देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए मगध देखिए ये स्थित है और गंगा ये गई है, ये गंगा गई है, मगध यहाँ स्थित है। तो अगर आपको मैप याद है ना, आपका काम इस चैप्टर को लेके हो जाएगा, आप परेशान नहीं होगे। लेकिन अगर मैप नहीं याद है ना, तो आपको यहाँ से कोई उबार नहीं सकता है, गड़बड़ा जाओगे और निगेटिव मार्क्स लेके आओगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध महाराज का प्रथम शासक कौन थे? मगध महाराज के प्रथम शासक थे बिंबिसार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बिंबिसार ही थे, पहले राजा बिंबिसार थे, फिर उन्हीं का लड़का अजातशत्रु था, मार के बना था, उन्हीं को मार दिया, अपने बाप को मार दिया था। ठीक है, बहुत इतिहास बहुत क्रूर रहा है, और क्रूर आदमी ही राजा बन सकता है। हमारे आप जैसे लोग तो शिक्षक बन के सीटेट टीटेट करके ही काम चला लेंगे, हम लोग राजा वाली श्रेणी में तो आते भी नहीं है। ठीक है, सवाल क्या है कि स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि क्या हिसाब किताब है उनका, सही है कि गलत है। तो चलो ए वाला, गंगा और सोन जैसी कई नदियां मगध से होकर बहती थी, बिल्कुल सही बात है। मगध के कुछ भाग वनांचित थे, यानी कि अच्छा फॉरेस्टेड थे, यानी जंगल में थे, बिल्कुल सही बात है यार, जंगल तो था ही उस टाइम पे पूरा। और मगध में लोहा था, इसीलिए मगध बहुत ही मजबूत था। मगध को नदियों से घेरा हुआ था, इसलिए मगध के ऊपर कोई हमला वगैरह नहीं करता था। तो सारे ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी सही हो जाएगा। ये रहे 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में बहुत ही अच्छे से तसल्ली से चर्चा करेंगे, और डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा कि जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, और इसमें किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। और कंसेप्चुअल क्लियरिटी में मेरा वादा है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी मैं आपको जैनिज्म बुद्धिज्म को लेके दे दूंगा। इसके बाद आपको जैनिज्म बुद्धिज्म की वीडियो के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।